तकनीकी खराबी के कारण फिर से फेसबुक लाइव आ रहा हूँ। 11वें सन में संवाद फेसबुक लाइव में आपका फिर से स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबी थी, उसे दूर कर लिया गया है। आशा है कि आपके परिजन सकुशल होंगे। इस समय आप और हम सभी एक साथ दो आपदाओं कोरोना बाढ़ का मुकाबला कर रहे हैं। पूरे बिहार के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है जिससे इन आपदाओं के प्रभाव से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही जो लोग इन दोनों आपदाओं के चपेट में आ गए हैं उनकी हर तरह से मदद की जाए, उनको राहत पहुंचाई जाए। कोरोना संक्रमण के बचाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 16 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हफ्ते बिहार की जनता को 2 बड़ी सौगात दी है। आज हम लोग इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। निविता कुमारी जी का हार्दिक स्वागत है। वो प्रदेश से महासचिव महिला प्रकोष्ठ, साथ ही समेली बरारी विधानसभा की मीडिया सेल से सह प्रभारी हैं। सुनील जी का भी हार्दिक स्वागत है। वह कदवा प्रखंड से प्रखंड मीडिया संयोजक है। निविता कुमारी जी को नमस्कार। सुनील जी को जय बिहार, जय नीतीश कुमार। सबसे पहले हम आपको बाढ़ की स्थिति पर अपडेट कर देते हैं। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में असंवेदनशील हो जाते हैं और अफवाह फैलाते रहते हैं। इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते, ऐसी हरकतों से बिहार का नुकसान कर रहे हैं। हम बाढ़ की बात करें तो राज्य के 14 जिलों इस आपदा से प्रभावित है। इन सभी जिलों में राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं। नेपाल में अप्रत्याशित बारिश के कारण इस बार गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह की नदियों और बागमती में जो भयंकर जल प्रवाह आया वह 1987 और 2000 के भीषण बाढ़ में स्थापित मापक जल स्तर उच्चतम जल स्तर को पार कर गया है। कई जगह पर सोपेज, पाइपिंग आदि समस्याओं के अलावा तटबंधों के ऊपर से पानी बहने लगा। इतने भीषण प्रभाव के बावजूद कटाव और जनमाल की क्षति कम से कम रही। इसके मुख्य 2 कारण रहे। पहला, जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी सभी संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी करते रहे। दूसरा, विभाग के बाढ़ प्रबंधन सूचना सुधार केंद्र अनिसाबाद द्वारा मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित मुख्य नदियों के लिए पूर्व अनुमान प्रणाली के तहत इस साल से हमें सभी मुख्य अलर्ट 72 घंटे पूर्व मिलने लगे हैं। इससे तकनीकी और पारिस्थितिक कार्यों के साथ साथ विशेषकर ऐसे समुदाय जो तटबंध के भीतर रह रहे हैं उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने का अवसर रहता है। शुक्रवार शाम तक आंकड़ों के हिसाब से अब तक बाढ़ प्रभावित 1,42,192 लोगों के बैंक खाते में 6-6 हज़ार रुपये की सहायता भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित जिलों के जिले अधिकारियों के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा की है। कई सामुदायिक किचन और राहत शिविरों का अवलोकन भी किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और बाढ़ राहत शिविरों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी उनसे जाना। मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत में असराहा कमेटी जिला दरभंगा के बाढ़ राहत शिविर में रह रही शकीला खातून ने बताया कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दाल भात सब्जी और चोखा मिल रहा है। डीएम साहब और सीओ साहब भी आए थे। 6 हज़ार रुपये और पॉलिथीन भी मिला है। डॉक्टर भी आके देख के गए हैं। इसी राहत शिविर में रहने वाली मुन्नी बेगम ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि सर, बाढ़ के कारण घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन ने बहुत मदद की। 6 हज़ार रुपये बैंक खाते में आ गए हैं। पॉलिथीन सीट भी मिला है। यहाँ खाना भी अच्छा मिल रहा है। एक गर्भवती महिला थी, दर्द से करा रही थी, उसे प्रशासन ने अस्पताल भेजकर उसकी डिलीवरी कराई। प्रशासन को कोटि कोटि
धन्यवाद है। पिपरा हरेराज पूर्वी चंपारण के बाढ़ शिविर में रहने वाले कन्हैया प्रसाद ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि हम लोग बाढ़ से ग्रसित हैं सर, हम पूरा फसल डूब गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ भोजन की अच्छी व्यवस्था है, प्रतिदिन मेनू बदल बदल कर भोजन मिल रहा है। इसी बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने सभी को भरोसा दिया कि चिंता मत कीजिए, सभी बाढ़ पीड़ितों का ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में आने वाले लोगों की एंटीजन किट से कोरोना संक्रमण की जांच अवश्य कराएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एंटीजन किट आपूर्ति की संख्या बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच हो सके। लोगों की हिफाजत और उनकी सेवा के लिए हर क्षण तैयार रहे, उनसे फीडबैक लेते रहे, ज़रूरत के अनुसार राहत शिविरों की संख्या बढ़ाते रहें। राज्य सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे गुरुवार शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार सरकार की तरफ से 1193 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 8 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें सभी जरूरी इंतजाम है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को दिक्कत ना हो। राहत शिविरों में पेयजल, शौचालय इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। महिलाओं के लिए अलग शौचालय और स्नानघर का इंतजाम है। मास्क का मुफ्त वितरण दिया जा रहा है। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। पशुओं के लिए भी रहने और उनके चारे की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री बांटने का काम किया जा रहा है। नावों की व्यवस्था की जा रही है। शुक्रवार शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 30 टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। नदियों के किनारे बने 3800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तटबंधों के निकट पर्याप्त मात्रा में जरूरी सामग्री की उपलब्धता है, ताकि कटाव या रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत किया जा सके। विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय और केंद्रीय टीमों के बीच समन्वय से सतत निगरानी और तत्काल कार्रवाई की जा रही हो रही है। विभाग द्वारा 24 घंटे कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इसका टोल फ्री नंबर 18003456 है। कटाव, रिसाव या बाढ़ संबंधी अन्य जानकारी विभाग को इस टोल फ्री नंबर पर दिया जा सकता है। कटाव, रिसाव या बाढ़ संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के और लोगों को सही सूचना प्रदान करने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग ट्विटर के माध्यम से जरूरी सूचना हेलो WRD के साथ ट्वीट कर विभाग को दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अराजक तत्व तटबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले इस तरह के लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाती है। एक साथ दो बड़े आपदाओं के बावजूद अपने नागरिकों का पूरा ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। आप में से ज़्यादातर को लॉकडाउन वालों के समय में आने वाली आपदाओं का भी ध्यान होगा। राहत और बचाव के नाम पर भयानक भ्रष्टाचार होता था। सारी राहत सामग्री, सारा पैसा बीच में ही लोग चट कर जाते थे। पीड़ित लोगों को की कोई सुनने वाला नहीं था। सोचिए, आज अगर लॉकडाउन वालों की सरकार होती तो पहले बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6-6 हजार रुपये की देने की पहल ही नहीं होती। अगर शर्मिंदगी से बचने के लिए कुछ रकम भेजी भी जाती तो शायद ही किसी जरूरतमंद को कुछ मिल पाता। लॉकडाउन सरकार के बंदरबाट को कौन भूल सकता है। यह अलग बात है कि कुशासन काल के लिए कुख्यात पति पत्नी सरकार के एक सक्रिय उत्तराधिकारी को हर समाधान में समस्या नजर आती है। इस महापुरुष की योग्यता और पहचान केवल इतनी है कि वह उस परिवार के बेटे हैं जिनके शासनकाल में
कभी कोर्ट में ने भी जंगलराज की संख्या दी थी। बीते सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन यह कदम जंगलराज वालों के लिए झटका है और निश्चित रूप से वे बहुत दुखी होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री जी ने 124 पुलिस भवनों का उद्घाटन और 96 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया है। 400 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन हुआ है और 250 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों को याद दिलाया कि 2005 से पहले राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। शाम ढलने के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। उस दौर में राज्य में कई बड़े नरसंहार हुए। अब लोग निर्भीक होकर घर से बाहर निकलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाज में जो कोई गलती करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित है। राज्य में कानून का राज स्थापित करना हमारी पहली प्राथमिकता थी, इसे हम लोगों ने हासिल किया। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही। आगे भी कानून का राज कायम रहेगा। हमने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को ना कभी बर्दाश्त किया है और ना ही कभी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को एक और सौगात दी है, जिससे उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की राह आसान हुई है। महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम लेन का लोकार्पण 31 जुलाई शुक्रवार को हो गया है। 1742 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुल की लंबाई 5575 मीटर है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला यह पुल बिहार की जीवन रेखा है। इसके निर्माण से बिहार के आर्थिक सामाजिक विकास में तेजी आएगी। महफूज आलम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो फेसबुक लाइक से जुड़ चुके हैं। 65 बलरामपुर विधानसभा जिंदाबाद है। महफूज आलम जी बलरामपुर प्रखंड सियागांव पंचायत के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, युवा नेता हैं, बहुत ही वो एक्टिव रहते हैं। परिणय शाह जी का भी फेसबुक लाइव में स्वागत है। वो बारसोई नगर के महासचिव, साथ ही साथ बलरामपुर विधानसभा मीडिया सेल से प्रभारी हैं। उनका भी फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। निसार अहमद जी, शरीफ नगर में बिजली की बहुत दिक्कत है। हम लोग को भी लगातार शरीफ नगर, सियागांव और भी अगल बगल के जो पंचायत है तेलता से लगातार फ़ोन आता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि तेलता पावर हाउस का काम प्रगति पर है और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोग की बिजली की समस्या का अस्थायी निदान हो जाएगा और बहुत जल्दी वो पावर हाउस का काम पूरा होने वाला है। हम और आप लोग को सतत बिजली की सप्लाई मिलेगी। नाहिद आलम जी का भी फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। वह रामपुर हरियाणा से हैं। प्रभात रंजन जी हमारे मीडिया सेल के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं, हमारे बड़े भाई हैं और मीडिया सेल में उनका लगातार हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनका भी फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है। जनमेंजय कुमार जी का भी फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है। आनंद शर्मा जी अहमदाबाद प्रखंड मीडिया संयोजक हैं, उनका भी फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद प्रखंड में सभी पंचायतों में पंचायत सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया और सभी पंचायतों का मीडिया सेल का व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। हरिबल जी, जय जदयू मीडिया सेल। संदीप दास जी का भी फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है, बड़े भाई हैं और हमें लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं और उनका स्नेह प्यार हमें लगातार मिलता रहता है। उनका फेसबुक लाइव में
हार्दिक स्वागत है। जय जदयू। छोटू कुमार जी का भी फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है, वो किशनगंज से हैं। जयदेव कुमार जी का भी फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है। जय जवान, जय किसान, जय जदयू। जब हम लोग कोरोना महामारी पर बात करते हैं, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, बिहार के लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज और जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े पहल किए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी विश्वव्यापी लड़ाई के बीच एक उम्मीद भरी खबर आई है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल का पहला चरण सफल रहा है। पहले चरण में 27 लोगों की वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। डोज देने के 15 दिन के बाद इन लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिससे पता चला कि ये सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनके बाद उनको दूसरी डोज भी दी गई है। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लॉकडाउन 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। बिहार में रोजाना टेस्टिंग 20,000 को पार कर गई है। कोरोना संक्रमण टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। परामर्श देने के लिए 24 घंटे चिकित्सक तैनात रहेंगे। जरूरत भी तो व्यक्ति के पास एम्बुलेंस भेजी जाएगी और उसे अस्पताल तक भेजने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उसका समय पर बेहतर इलाज किया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीजन किट के जरिए कोरोना संक्रमण की मुफ्त जांच की जा रही है। अनुमंडल अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच के साथ साथ इलाज भी शुरू हो गया है। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ाया जा रहा है। निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए कई होटलों और सरकारी संस्थानों के भवनों का कोरोना अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोरोना अदृश्य दुश्मन है। जैसे ही आप लापरवाह होंगे, तुरंत हमला करेगा। मास्क पहनना, लोगों को हाथों को साबुन से धोते रहना और किसी से मिलते समय 2 गज की दूरी बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को कोरोना आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। सरकार अपनी तरफ से हर जरूरी कदम उठा रही है। हमें अपने अनुशासन, धैर्य और साहस में से सरकार और समाज की मदद करनी चाहिए। अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पहली जिम्मेवारी खुद की है। थोड़ी सी लापरवाही का मतलब अपनी जान जोखिम में डाल देना है। अपने परिवारों और समाज को भी मुसीबत में डालने की जगह लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हमने अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति से काम नहीं किया और नियमों को सख्ती से पालन किया, तो संक्रमण का चैन अवश्य टूटेगा। हमें कोरोना से जरूर